मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पद। आज के इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के जो हमारा 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट का, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। रिवीजन की सीरीज चल रही है हमारी सॉइल मैकेनिक्स की। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इफेक्टिव स्ट्रेस, चैप्टर 5। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पूरा ये चैप्टर आपका एक वीडियो में कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स की रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है आपके सेमेस्टर एग्जाम के बेसिस से। तो उसकी वीडियोस आप 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप इसकी नोट्स पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर जो भी हमारा इंस्टाग्राम की लिंक है उस पर आप जाके हमें मैसेज कर सकते हैं इसके पीडीएफ नोट्स के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या होता है। प्रभावी प्रतिबल, तो ये हमारा क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। मृदा में ठोस कण, रंध्र, जल व वायु रंध्र हो सकते हैं। मृदा में क्या होता है कि ठोस कण होते हैं और रंध्र जल हो सकता है या फिर वायु रंध्र हो सकते हैं, यानी कि जो भी खाली जगह होते हैं उसमें या तो जल हो सकता है या तो वायु हो सकता है और ठोस कण तो उसमें होते ही है। तो भार आने पर भार का कुछ भाग ठोस कणों के संपर्क बिंदुओं के माध्यम से तथा शेष भाग रंध्र जल द्वारा मृदा पर स्थानांतरित होता है। तो जब भी भार आता है तो भार आने पर क्या होता है कि कुछ भाग ठोस कणों के संपर्क बिंदुओं के माध्यम से और शेष भाग जो होता है रंध्र जल द्वारा मृदा पर स्थानांतरित होता है। मृदा कणों के संपर्क बिंदुओं से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थानांतरित होने वाला बल प्रभावी प्रतिबल कहलाता है। तो मृदा कणों के जो संपर्क बिंदुओं से जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थानांतरित होने वाला जो बल होता है उसी को हम प्रभावी प्रतिबल कहते हैं और इसे अंतरकणीय प्रतिबल या दाब भी कहते हैं। जो ये आपका प्रभावी प्रतिबल होता है इसको हम अंतरकणीय प्रतिबल या फिर दाब के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इस प्रतिबल को हम सिग्मा बार द्वारा दर्शाते हैं। जो प्रभावी प्रतिबल होता है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, इसको हम सिग्मा बार के द्वारा दर्शाते हैं। प्रभावी प्रतिबल के कारण मृदा के रिक्तता अनुपात में कमी आती है तथा उसकी कर्तन सामर्थ्य में वृद्धि होती है। जो प्रभावी प्रतिबल होता है इसी के कारण मृदा के रिक्तता अनुपात में कमी आती है और उसकी कर्तन सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इन प्रभावों के कारण ही इसे हम प्रभावी प्रतिबल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस और इसी को हम क्या करते हैं सिग्मा बार से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभावी प्रतिबल इजकल टू आपका सिग्मा बार इजकल टू क्या है आर इंटू एच। आर आपका क्या है ऊपरी मृदा का घनत्व और एच आपका है ऊपरी मृदा की ऊंचाई। तो आर आपका घनत्व है और एच आपका ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है सब सॉइल है, ये आपका प्रभावी प्रतिबल है और ये आपका एच ऊंचाई दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है उदासीन अथवा निष्क्रिय प्रतिबल। जो कुछ टर्म इसमें है जिसको आपको याद रखना है डिफिनीशन उनका, जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, न्यूट्रल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल यानी कि निष्क्रिय प्रतिबल जिसको हम उदासीन या निष्क्रिय प्रतिबल जिसको हम बोलते हैं। तो उदासीन अथवा निष्क्रिय प्रतिबल क्या होता है आपका न्यूट्रल आर इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ये हम देख सकते हैं मृदा के रंध्रों में उपस्थित जल कणों के माध्यम से स्थानांतरित भार के कारण जल कणों में उत्पन्न होने वाला प्रतिबल उदासीन प्रतिबल कहलाता है। जैसे अभी हम जब इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या था कि जो मृदा में आपके ठोस कण होते हैं और दूसरा आपका क्या होता है कि रंध्र स्थान होते हैं, रंध्र में या तो जल होगा या तो वायु होगा। तो जब भी सॉइल पर भार आता है तो कुछ भार आपका क्या करते हैं जो मृदा होती है वो आपका सहन करती है और कुछ भार जो रंध्र में जल उपस्थित होते हैं वो सहन करते हैं। तो जो आपकी मृदा के कणों द्वारा जो भार सहन किया जाता है इसको स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, सब सॉइल पर। तो उस भार को हम क्या बोलते हैं प्रभावी, उस जो प्रतिबल होता है उसको हम प्रभावी प्रतिबल या फिर बल दाब के नाम से भी जानते हैं, उनको अंतरकणीय प्रतिबल के नाम से भी जानते हैं। तो वही हमारा हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। लेकिन जो दूसरा हमारा पार्ट होता है यानी कि जल जो हमारा भार सहन करता है और जल के कणों के माध्यम से जो भार स्थानांतरित होता है वो जो बल हमारा जो प्रतिबल होता है वही हमारा उदासीन अथवा निष्क्रिय प्रतिबल कहलाता है। तो यहाँ से दो पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो दोनों पार्ट आपके अलग अलग वेट को स्थानांतरित करते हैं जल के कणों के माध्यम से जब स्थानांतरित होगा तो हमारा निष्क्रिय उदासीन प्रतिबल कहलाएगा और जब हमारा सॉइल के यानी कि मृदा कणों के द्वारा स्थानांतरित होगा तब हम उसको प्रभावी प्रतिबल यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है यह जल रंध्र जल है, अतः इसे रंध्र जल दाब या रंध्र दाब भी कहते हैं। सभी दिशाओं में दाब समान होने के कारण इसकी रिक्तता अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अतः इसका कर्तन सामर्थ्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसी कारण से इस प्रतिबल को उदासीन या निष्क्रिय प्रतिबल कहते हैं, क्योंकि इसका न रिक्तता अनुपात पर कोई प्रभाव पड़ता है, न ही कर्तन सामर्थ्य, मतलब किसी भी पॉइंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको उदासीन या निष्क्रिय प्रतिबल बोलते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सारी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। जैसे आपका ये कंप्रेशन वाला पार्ट है, टेंशन वाला पार्ट है, तो इस यहाँ पर जब उदासीन पर आएगा, जो न्यूट्रल एक्सिस होती है आपकी, उदासीन अक्ष, उदासीन रेखा होती है, तो इस पर आपकी सारी वैल्यू जीरो होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये वही यहाँ पर भी मतलब है कि जो आपका ये प्रतिबल है इसका प्रभाव कहीं पर नहीं पड़ता है बिल्कुल, तो इसीलिए इसको उदासीन या निष्क्रिय प्रतिबल के नाम से जानते हैं। ये हमारा इस प्रतिबल को हम वी या यू चिन्ह से दर्शाते हैं। आपका वी यहाँ पर दिखाएगा, इसको हम यू चिन्ह से भी दर्शाते हैं। चित्र में एक मृदा प्रतिवर्ष के ऊपर HW ऊंचाई तक पानी भरा है, माना पानी V दाब डालता है, तो ये आपका V या U इससे डिनोट करते हैं, तो इक्वल टू RW इंटू SW, यानी कि R आपका क्या है, घनत्व है, और H आपका ऊंचाई है। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला हो गया इसके लिए। U आपका क्या है, रंध्र जल दाब है, RW क्या है, जल स्तंभ की ऊंचाई है। तो यहाँ से आपको बताया गया U आपका क्या होता है, रंध्र जल दाब होता है, और ये जो हमारा प्रतिबल होता है निष्क्रिय प्रतिबल, इसको हम V से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुल दाब, टोटल स्ट्रेस क्या होगा, इसको हम प्रतिबल भी बोलते हैं, दाब भी बोलते हैं। तो बाह्य भर के जो बाह्य भार होता है उसके प्रभाव में मृदा कणों व रंध्र जल में उत्पन्न प्रतिबलों का योग कुल दाब कहलाता है। जो बाह्य भार होता है उसके प्रभाव में मृदा कणों व रंध्र जल में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उनका योग क्या कहलाता है, कुल दाब कहलाता है। इसे हम चिन्ह सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इजकल टू सिग्मा बार प्लस म्यू। सिग्मा बार आपका क्या होगा, प्रभावी प्रतिबल, और यू आपका क्या होगा, जो आपका रंध्र जल दाब जो होता है ये होता है यू। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में पढ़े कि जब भी कोई लोड आता है तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जल होते हैं, ये दोनों वियर करते हैं उसको। तो जो आपका सॉइल के पार्टिकल द्वारा जो आपका जो भी भार है वो स्थानांतरित किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। जब हमारा जल रंध्र जो आपके जल होते हैं उनके द्वारा जो भार स्थानांतरित किया जाता है तब हम उसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिबल। और इन दोनों के ऊपर जो आपका दाब आता है या बल आता है, तो इन दोनों के जो जल में उत्पन्न प्रतिबलों का जो योग होता है इन दोनों के ऊपर, जल के ऊपर और सॉइल के पार्टिकल के ऊपर जो आता है प्रतिबल, तो इनका योग ही हमारा कुल दाब यानी कि टोटल स्ट्रेस कहलाता है। और ये हमारा होगा क्या, इसको हम कुल दाब को सिग्मा से नोट करते हैं, प्रभावी प्रतिबल को हम सिग्मा बार से, और रंध्र जल दाब को हम यू से। तो सिग्मा इजकल टू सिग्मा बार प्लस यू, यानी कि इन दोनों का जो योग होता है प्रतिबलों का, यही हमारा कुल दाब के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको ये तीनों टर्म क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत। अब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का सिद्धांत क्या होता है, प्रभावी प्रतिबल मृदा में उपस्थित मृदा कणों के अंतरकणीय प्रतिबल है तथा इसका मान मृदा पर आने वाले भार पर निर्भर करता है। मृदा पर आने वाला कुल प्रतिबल प्रभावी और उदासीन प्रतिबलों का योग है। जो कुल प्रतिबल होता है वो क्या होता है, प्रभावी प्रतिबल और उदासीन प्रतिबलों का योग होता है। प्रभावी प्रतिबल इसका टू क्या हो सकता है, हमारा कुल प्रतिबल माइनस रंध्र जल दाब, क्योंकि कुल प्रतिबल किसके बराबर होता है, प्रभावी प्रतिबल प्लस रंध्र जल दाब के होता है। तो अगर हम प्रभावी प्रतिबल निकालते हैं तो कुल प्रतिबल में से हम रंध्र जल दाब को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। नेक्स्ट हमारा है यदि रंध्र जल का दाब का मान शून्य है तो प्रभावी प्रतिबल क्या होगा, कुल प्रतिबल के बराबर होगा। यदि रंध्र जल दाब का मान आपका जीरो है तो सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा के बराबर होगा, यानी कि प्रभावी प्रतिबल इक्वल टू कुल प्रतिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इस प्रकार रंध्र जल दाब को शून्य रखकर बाह्य भार बढ़ाने पर प्रभावी दाब में वृद्धि होती है, जिससे मृदा कणों की पैकिंग संघनन हो जाती है। मृदा का संघनन व उसकी कर्तन सामर्थ्य प्रभावी प्रतिबल पर निर्भर करती है। तो यहाँ से आपका जो रंध्र जल दाब होता है इसको शून्य रखकर क्या करते हैं, बाह्य भार बढ़ाते हैं, और इससे प्रभावी जो दाब होती है उसमें वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट हमारा है इंजीनियरिंग समस्याओं में प्रभावी प्रतिबल का महत्व। तो इंजीनियरिंग समस्याओं में इसका क्या महत्व है, जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है, आपका नया टॉपिक है, क्योंकि पहले ये सवाल में नहीं पढ़ा जाता था प्रभावी प्रतिबल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, तो नया टॉपिक है ये। समस्त संरचनाएं जैसे भवन, सड़क, बांध, तटबंध आदि मृदा पर टिके होते हैं, ये आपको पता है। जो भी स्ट्रक्चर होते हैं सभी स्ट्रक्चर आपके सॉइल पर ही टिके हैं। इन सब के लिए मृदा का स्थायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृदा के स्थायित्व में प्रभावी प्रतिबल का बहुत महत्व है। प्रभावी प्रतिबल नींव मृदा के नींव गुणों को प्रभावित करता है। जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है क्या क्या गुण करता है, आप देख सकते हैं। पहला हमारा है निषेधन अर्थात बैठाव, सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं। नींव मृदा की अपरूपण विफलता यानी कि शियर फेलोर। मृदा में से रिसन जल यानी कि सीपेज वाटर। जलीय संरचनाओं जैसे वियर व बांध के आधार में दलदली स्थितियों का उत्पन्न होना, इन सभी को प्रभावित करता है ये। पहला हमारा निषेधन अर्थात बैठाव, ये होता क्या है,
नींव आधार के माध्यम से संरचना का भार मृदा पर स्थानांतरित होता है। नींव के माध्यम से क्या होता है, संरचना का भार मृदा पर, जो नीचे की सब सॉइल होती है उस पर स्थानांतरित होता है। इस भार के कारण मृदा कणों में विस्थापन होता है और वे पास पास आ जाते हैं। मृदा कणों में क्या होगा, विस्थापन होगा और पास पास आ जाएंगे, तो तब मृदा का रिक्तता अनुपात कम हो जाता है, वो उसमें बैठाव होता है। जब मृदा में से वायु रंध्र निकलने के कारण बैठाव होता है तो इसे हम बोलते हैं संघनन। ठीक है, तो जो संघनन का टर्म है आपका है जो कंपैक्शन, जिसको हम बोलते हैं। जब आपका क्या होगा, कोई भी संरचना है और इस पर जब लोड आता है तो इसके नीचे आपका जो ये सारा लोड कहाँ पर जाएगा, फाउंडेशन पर, और फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होगी तो ये सारा लोड इस पर सब सॉइल पर ट्रांसफर करेगी। तो जैसे सब सॉइल पर लोड आपका ट्रांसफर होगा तो सब सॉइल क्या होगी, कुछ आपका उनमें बैठाव होगा, उसके जो रिक्तियाँ होंगी आपकी रिक्तियों में से जो वायु भरी होगी बाहर निकल जाएगी, और जब रिक्तियों में से वायु बाहर निकल जाएगी तो उनके कण जो होंगे पास पास आ जाएंगे, उनके आयतन में कमी होगी, उनका कुछ सेटलमेंट होगा। तो यही हमारा होता है निषेधन अर्थात बैठाव, जिसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जो रंध्र में, जो मृदा कणों के रंध्रों में जो खाली जगह होती है उसमें जो वायु भरी होती है और लोड आने के कारण वो वायु बाहर निकल जाती है, जिससे उनका सेटलमेंट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है रंध्रों से वायु का बाहर निकलना, वही हमारा कहलाता है कंपैक्शन यानी कि संघनन। जब रंध्रों से जल बाहर निकलता है, जैसे आपके दो केसेस होते हैं फेज डायग्राम में आप पढ़े होंगे कि एक तो आपका पार्शियली होता है जिसमें आपका वाटर, एयर और सॉलिड तीनों होते हैं, लेकिन जो आपका अलग अलग होता है, जैसे सेचुरेटेड हो गया या फिर ड्राई हो गया, तो सेचुरेटेड में क्या होता है, खाली जगह में जल भरा होता है और नीचे आपकी सॉइल होती है। तो आपका ड्राई में क्या होता है, खाली जगह में आपका केवल वायु होती है और नीचे आपकी सॉइल होती है। तो जैसे जब मान लीजिए सेचुरेटेड है जिसमें सॉइल और जल है, तो जब इसमें आपका क्या होगा, इसमें मृदा के रंध्रों में जल केवल भरा होगा, तो जल जब बाहर निकल जाता है रंध्र स्थानों से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन यानी कि संघनन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन। और जो हमारा जब वायु, जो भी हमारा मृदा होती है, मृदा के कणों में जो खाली जगह होता है उसमें केवल अगर वायु भरी होती है, यानी कि ड्राई सॉइल का जब केस होता है, तो जब मृदा कणों के रंध्रों से वायु बाहर निकल जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपैक्शन यानी कि संघनन। ठीक है, जिसको हम कंपैक्शन बोलते हैं, वो हमारा वायु को बाहर निकलना, और कंसोलिडेशन ये हमारा होता है जल का बाहर निकलना। तो ये हमारे हो गए दो टर्म। नेक्स्ट हमारा है नींव मृदा की अपरूपण विफलता। इनकी शियर फेलोर का क्या मतलब है, मृदा पर दाब बढ़ने के फलस्वरूप मृदा कणों में परस्पर विचलन आरंभ हो जाता है। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। जब मृदा पर दाब बढ़ता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, मृदा कणों में परस्पर विचलन आरंभ हो जाता है, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, टाउ इक्वल टू सिग्मा tan फाई से। जो अपरूपण सामर्थ्य होती है इसको निकालने का सूत्र है, टाउ इक्वल टू क्या होगा, टाउ हमारा अपरूपण सामर्थ्य है, सिग्मा आपका सामान्य यानी कि प्रभावी प्रतिबल होता है, फाई आपका आंतरिक घर्षण कोण होता है। हम जानते हैं कि यस इक्वल टू सिग्मा डैश बार प्लस म्यू, जो आपका यू है। यदि मृदा शुष्क है तो यू इक्वल टू क्या होगा, जो रंध्र जल दाब होगा वो जीरो होगा, क्योंकि उनके रंध्र में जल तो होगा नहीं, तो जल के द्वारा दाब कैसे आपको मिलेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। अतः मृदा की शुष्क स्थिति में सिग्मा इक्वल टू सिग्मा बार हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी प्रतिबल क्या होगा, निष्क्रिय प्रतिबल के बराबर होगा। तब टाउ हमारा क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू सिग्मा बार इंटू tan फाई, यानी कि सिग्मा की जगह हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा बार भी रख सकते हैं, यानी कि प्रभावी प्रतिबल की जगह हम निष्क्रिय प्रतिबल भी रख सकते हैं। किस केस में, जब आपका क्या होगा, रंध्र जल का जो दाब होगा वो आपका जीरो होगा उस केस में। तो यहाँ से हमारा हो सकता है सिग्मा माइनस म्यू, जो आपका यू है, इंटू tan फाई, यहाँ पर रख सकते हैं हम। यदि फाई स्थिर है तो अपरूपण सामर्थ्य क्या होगा, टाउ प्रोपोर्शनल सिग्मा माइनस यू के, और यदि u इक्वल टू जीरो है तो टाउ प्रोपोर्शनल सिग्मा बार के। अतः प्रभावी प्रतिबल का मान बढ़ने पर मृदा की अपरूपण सामर्थ्य में भी वृद्धि होती है। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो जब आपका टाउ का मान बढ़ेगा तो सिग्मा बार का भी मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से प्रभावी प्रतिबल का मान जब बढ़ेगा तो मृदा की अपरूपण सामर्थ्य में भी वृद्धि होती है। तो ये हो गया हमारा अपरूपण सामर्थ्य, इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है प्रभावी प्रतिबल का। नेक्स्ट हमारा है मृदा में से रिसन जल का बहाव। रिसन जल का बहाव का क्या मतलब है, मृदा में से रिसन जल बहने पर मृदा कणों पर रिसन बल लगता है जो उन्हें ऊपर उठाकर विस्थापित करता है। इसके कारण रंध्र जल दाब में वृद्धि होती है। बांध की स्थिति में प्रभावी प्रतिबल में कमी के फलस्वरूप बांध के अपस्ट्रीम फलक का कटाव होने लगता है। इससे बचने के लिए, जब आपका कटाव होने लगता है तब क्या करते हैं, इससे बचने के लिए बांध डाउन स्ट्रीम फलक में पानी का स्तर बढ़ा देते हैं। इससे रंध्र दाब में कमी व प्रभावी प्रतिबल में वृद्धि हो जाती है। तो ये आपका था रिसन, जो आपका मृदा में से रिसन जल का बहाव। नेक्स्ट हमारा है
बांध के आधार में दलदली स्थिति की उत्पत्ति। बांध के आधार में जैसे रिसन जल के बहाव के कारण रिसन बल में वृद्धि तथा प्रतिबल में कमी आती है। इससे द्रवी ढाल में कमी आती है। इसके कारण बांध के आधार में मृदा कण उखड़कर चलायमान हो जाते हैं, जिससे बांध के आधार में पाइपिंग क्रिया आरंभ हो जाती है। प्रभावी प्रतिबल में वृद्धि करके इस स्थिति से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट हमारे थे, जो इफेक्ट डालते हैं आपके जो प्रभावी प्रतिबल है, किन किन संरचनाओं के किस किस पार्ट पर, किस किस कार्यों पर इनका इफेक्ट पड़ता है, इंजीनियरिंग समस्या में प्रभावी प्रतिबल का जो महत्व था ये आपको बताया गया इस टॉपिक में। तो आपको ध्यान क्या देना है कि प्रभावी प्रतिबल होता क्या है, छोटा मोटा डिफिनीशन इस चैप्टर से पूछ सकता है आपका, क्योंकि नया टॉपिक है तो आपको इसका डिफिनीशन पता होना चाहिए। जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, जो आपका न्यूट्रल स्ट्रेस होता है यानी कि निष्क्रिय प्रतिबल क्या होता है, और कुल दाब आप किसे कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो टर्म है ये आप याद रखेंगे। तो ये तो थे सभी जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे।